हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर की इस क्लास में भारत में नगरीकरण की बात करेंगे। ये स्टूडेंट मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ ये बीए थर्ड ईयर की सेकंड बुक भारत का भूगोल से है। यूनिट 5 का टॉपिक है भारत में नगरीकरण। तो स्टूडेंट सुनिएगा, जब कोई नगर अपनी सीमा पार करके बाहर की ओर फैलता है, जब कोई नगर अपनी सीमा पार करके बाहर की ओर निकलता है तो उसके साथ लगने वाले क्षेत्रों में नगरीय गुण आ जाते हैं और नगर का भाग मान लिया जाता है, उसे नगर का भाग मान लिया जाता है। इसे नगर समूह कहते हैं। इसकी परिकल्पना पहले 1961 की जनगणना के समय की गई थी, जब इसे टाउन ग्रुप नाम दिया गया था। सन 1971 की जनगणना के समय इसे अर्बन नाम दिया गया और इसे मूल रूप से 1981 में अपनाया गया था। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के 3696 नगरों में से 300 नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। इन नगरों की कुल जनसंख्या 93.97 करोड़ है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या 35 थी, जो बढ़कर 2011 में 53 हो गई है। भारत के 5 राज्यों में आधी से अधिक नगरीय जनसंख्या केंद्रित है, जिसमें से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति इस प्रकार से है। भारत में नगरीय जनसंख्या भारत में नगरीय जनसंख्या भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 से 2011। भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 से 2011। जनगणना वर्ष एक तरफ आ जाएगा स्टूडेंट, जनगणना वर्ष, और दूसरी तरफ आएगा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। जनगणना का वर्ष, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात करेंगे। 1901 में 11% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। 1911 में 11.3, 1921 में 11.4, 1931 में इस प्रकार स्टूडेंट नगरीकरण की बात कर रहे हैं 12.1। 1921 में 11.4, 31 में 12.1, उसके बाद आ जाएगा 41 में 11.4,
1% जनसंख्या। उसके बाद आ जाएगा 1951 में 17.6, 1951 में 17.6% आबादी शहरों में रहती थी। 1961 में 18.2, 1961 में 18.2। उसके बाद 1971 में स्टूडेंट जनसंख्या नगरीकरण का 20.2%। उसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे अगले स्टेप की 1981 में 1981 में जो नगरीकरण हुआ वो हुआ 23.2%। 1981 में 23.7% हुआ। 23.7%। इसके बाद स्टूडेंट 1991 में 25.7%। उसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे 2001 में 27.7, 2001 में 27.7%। उसके बाद बात करेंगे 2011 में 31.9, 2011 में जनसंख्या है 31.2। स्टूडेंट जनगणना के वर्ष नगरीय जनसंख्या इसमें स्टूडेंट 1901 में 11.0, 1911 में 11.1, 21 में 11.4, 31 में 12.1, 1941 में 14.1, 51 में 17.6, 61 में 18.2, 71 में 20.2, 81 में 23.7%, 91 में 25.7, 2001 में 27.7 और 2011 में 31.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। ये क्या है स्टूडेंट? ये जनगणना का वर्ष है और इन वर्षों में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी कुल जनसंख्या में। तो स्टूडेंट बात करेंगे तालिका में यह स्पष्ट है कि भारत की कुल नगरीय जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या के अनुपात में निरंतर वृद्धि हो रही है। 5 राज्यों में आधी नगरीय जनसंख्या केंद्रित है। ये महाराष्ट्र 4.1 करोड़ जनसंख्या नगरों में रहती है। उत्तर प्रदेश की 3.4 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तमिलनाडु की 2.7 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है स्टूडेंट। पश्चिम बंगाल में 2.2 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है। आंध्र प्रदेश में 2 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली में 93.1% है। इसके बाद चंडीगढ़ 89.77 दूसरे स्थान पर है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतः नगरीय हैं। मिजोरम में नगरीकरण की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ सन 2001 में 49.49% जनसंख्या नगरीय थी। गोवा में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 49.70% था। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र सबसे अधिक नगरीकृत है, जहां 42.59% जनसंख्या नगरीय है। अधिक नगरीकृत राज्यों में उद्योग, परिवहन तथा व्यापार जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। तो स्टूडेंट ये था भारत में जनसंख्या नगरीय जनसंख्या पर एक टिप्पणी। इसमें मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि भारत में नगरीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में। जब कोई नगर अपनी सीमा पार करके बाहर की ओर फैलता है तो उसके साथ लगने वाले क्षेत्रों में भी नगरीय गुण आ जाते हैं और नगर का भाग मान लिया जाता है। इसे समूह कहते हैं
इसकी परिकल्पना सबसे पहले 1961 की जनगणना के समय की गई थी, जब इसे टाउन ग्रुप नाम दिया गया था। सन 1971 की जनगणना के समय इसे अर्बन नाम दिया गया और इसे मूल रूप से 1981 में अपनाया गया था। 1191 की जनगणना के अनुसार भारत के 3696 नगरों में से 300 नगरों की जनगणना 1 लाख से अधिक है। इस नगरों की कुल जनसंख्या जो 13.97 करोड़ है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या जो मैंने आपको बताई वो 35 थी, जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई थी स्टूडेंट? 53 हो गई थी। और भारत में 5 राज्यों में आधी से अधिक नगरीय आबादी रहती है। उनमें मैंने आपको बताया महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 से 2011 तक 1901 से लेकर 2011 तक नगरीय जनसंख्या दिन ब दिन प्रति गणना में बढ़ता जा रहा है। तो स्टूडेंट आज मैंने ये एक टिप्पणी आपको बताई जो है भारत में नगरीय जनसंख्या पर। इसके बाद स्टूडेंट हम एक और टिप्पणी करते हैं आज इसी क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टिप्पणी जो आपके पेपर में यूनिट 5 से आएगी, इसकी भी बात कर लेते हैं। इस यूनिट में एक टिप्पणी की ओर बात करता हूँ। कृषि प्रदेशों को परिभाषित कीजिए। कृषि प्रदेशों को परिभाषित कृषि प्रदेशों को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट सुनिएगा आप जरा इसको ध्यान से। कृषि प्रदेशों को परिभाषित करते हुए भारत के कृषि प्रदेशों को बताइए। तो कृषि संबंधी समान विशेषता वाले एक विशिष्ट क्षेत्र को कृषि प्रदेश कहते हैं। कृषि प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कृषि संबंधी परिस्थितियां, फसलों के प्रकार, कृषि कार्य करने की विधियां आदि समान रूप से पाए जाते हैं। वर्षा का वितरण, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय स्थिति, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियां एवं जलवायु आदि सभी कृषि के स्वरूप एवं कृषि प्रदेशों के निर्धारण में बड़ा प्रभाव डालते हैं। इन सभी प्रभावों को ध्यान में रखने पर एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होता है कि देश के विभिन्न विभागों में उत्पादन संबंधी अथवा कृषि की दशा में समानता पाई जाती है। डॉक्टर क्रेसी का कथन है कि किसी भी देश में इतने अधिक व्यक्ति वर्षा पर निर्भर नहीं करते जितने कि भारत में, क्योंकि सामयिक वर्षा में थोड़ा सा परिवर्तन होने से संपूर्ण देश की समृद्धि रुक जाती है। यद्यपि भारत में प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता पाई जाती है, किंतु इन विभिन्नताओं के कारण विशिष्ट प्रदेशों में समानताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं के आधार पर कई भूगोलवेताओं ने भारत को कृषि से विभाजित करने का प्रयास किया है। स्टूडेंट, भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास डेंड्ले स्टाम भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का जो कार्य किया वो डेंड्ले स्टाम ने किया। उसके बाद किया सिम्किंस ने।
फिलिपींस ने भारत को कृषि प्रदेशों में बांटा है। इसके बाद स्टूडेंट OH के स्टेट, OH के स्टेट फिलीपींस OH के स्टेट के नाम विदेशी भूगोलवेताओं में प्रमुख है। इन्होंने भारत को धरातलीय दशा, जलवायु व जनसंख्या के आधार पर कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। रामनाथ दुबे, P सेनगुप्ता एम दायुक, मामोरिया एम रंधावा प्रमुख भारतीय भूगोलवेता हैं जिन्होंने भारत को अपने अपने ढंग से कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो स्टूडेंट P सेनगुप्ता एम दायुक ने भारत के 4 कृषि प्रदेशों को वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने भारत को 4 प्रधान कृषि प्रदेशों, 25 मध्य प्रदेशों में, 60 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। इसमें से कुछ मुख्य प्रदेश जिनमें इन्होंने बांटा, कृषि प्रदेशों में बांटा, वो इस प्रकार है। नंबर 1 हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश। हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश। ये टेंथ स्टाफ ने 4 मुख्य भागों में बांटा, 4 कृषि प्रदेशों। इन्होंने भारत को 4 प्रधान कृषि प्रदेशों में बांटा। किसने बांटा? डेंड्रे स्टाफ ने, और बांटा किसने बांटा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेट ने 4 मुख्य भागों में बांटा। पहला हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश, दूसरा पूर्वी एवं आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश, पूर्वी एवं आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश। हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश, दूसरा पूर्वी एवं आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश, तीसरा उप आर्द्र कटिबंधीय प्रदेश, उप आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश। उपांतर कटिबंधीय कृषि प्रदेश। अगला है नंबर 4 शुष्क कटिबंधीय कृषि प्रदेश। शुष्क कटिबंधीय स्टूडेंट इस प्रकार हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश, पूर्वी एवं आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश, उप आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश और नंबर 4 शुष्क कटिबंधीय कृषि प्रदेश। P सेनगुप्ता एवं दायुक ने भारत को 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रंधावा के अनुसार भारत को 5 वृहत कृषि प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है।
कृषि प्रदेश। डॉक्टर रंधावा के अनुसार जो कृषि प्रदेश है, सुनिएगा, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रंधावा के अनुसार भारत को 5 वृहत कृषि प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 शीतोष्ण हिमालय प्रदेश, नंबर 1 शीतोष्ण हिमालय प्रदेश, शीतोष्ण हिमालय प्रदेश। स्टूडेंट नंबर 2 उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक प्रदेश, उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक प्रदेश, उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक प्रदेश। नंबर 3 उप आदर कटिबंधीय कृषि प्रदेश, उप आदर कटिबंधीय कृषि प्रदेश, उप आदर कटिबंधीय कृषि प्रदेश। इसके बाद स्टूडेंट है नंबर 4 पश्चिमी उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक प्रदेश। नंबर 3 पूर्वी आर्द्र चावल उत्पादक प्रदेश, पूर्वी आर्द्र, पूर्वी आर्द्र, पूर्वी आर्द्र चावल उत्पादक प्रदेश, चावल उत्पादक प्रदेश। नंबर 4 है स्टूडेंट अगला पॉइंट पश्चिमी आर्द्र अथवा मालाबार, पश्चिमी आर्द्र, पश्चिमी आर्द्र एंड मालाबार पश्चिमी आर्द्र एंड मालाबार नारियल उत्पादक प्रदेश, नारियल उत्पादक प्रदेश। नंबर 5 दक्षिणी मध्यम वर्षा, दक्षिणी मध्यम वर्षा, दक्षिणी मध्यम वर्षा, दक्षिणी मध्यम वर्षा अथवा मोटा अनाज उत्पादक प्रदेश, अथवा मोटा अनाज उत्पादक प्रदेश। तो सुनिएगा स्टूडेंट, डॉक्टर रंधावा के अनुसार कृषि प्रदेश, डॉक्टर रंधावा कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रंधावा के अनुसार भारत को 5 वृहत कृषि प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। शीतोष्ण हिमालय प्रदेश, नंबर 2 स्टूडेंट उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी आर्द्र चावल उत्पादक प्रदेश, नंबर 4 पश्चिमी आर्द्र व मालाबार नारियल उत्पादक प्रदेश, नंबर 5 दक्षिणी मध्यम वर्षा वाला मोटा, दक्षिणी मध्य वर्षा अथवा मोटा अनाज उत्पादक प्रदेश। इस प्रकार स्टूडेंट रंधावा के अनुसार भारत को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इससे पहले स्टूडेंट पी सेन गुप्ता के बारे में मैंने बताया था कि पी सेन गुप्ता एवं दायुक ने
भारत के 4 कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने भारत को 4 प्रधान कृषि प्रदेशों, 25 मध्य प्रदेशों एवं 60 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था, जो निम्न प्रकार से है। पहला, हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश। नंबर 2, पूर्वी एवं आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश। नंबर 3, उपाद्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश। और नंबर 4, शुष्क कटिबंधीय कृषि प्रदेश। इस प्रकार भारत को 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा था पी.सेन गुप्ता ने, और रंधावा ने 5 कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये टिप्पणी हमारे जो मैंने आपको बताया कि कृषि प्रदेशों को परिभाषित करते हुए भारत के कृषि प्रदेशों को बताइए। ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आज मैंने 2 टिप्पणियां करवाई। एक टिप्पणी पहली थी स्टूडेंट भारत में नगरीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, और दूसरी मैंने टिप्पणी करवाई कृषि प्रदेशों को परिभाषित करते हुए भारत के कृषि प्रदेशों को बताइए। ये यूनिट 5 से 2 टिप्पणियां इंपॉर्टेंट थी जो स्टूडेंट मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको ये टिप्पणियां समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।